जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और भूगोल की सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग इस समय देख रहे हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लिया है और गंगा नदी तंत्र के बारे में जान लिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी जान लिया है। चौथा नदी तंत्र जो महत्वपूर्ण बचता है वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हमें जानना बाकी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल को, उद्गम स्रोत को, और कहाँ वो जो है जल विसर्जित करती हैं। अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं या बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और कम से कम अपने 2 साथियों को चैनल सब्सक्राइब अवश्य कराएं, ताकि आपके उन 2 बेस्ट फ्रेंड को भी लगातार लाभदायक वीडियोस का लाभ मिलता रहे। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो आप जान जाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपडेट रहें लगातार। तो चलिए आज पढ़ेंगे जो है हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसके दोनों तरफ क्या हो, जल हो, आप जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब भारत का ये जो मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसको जो है, ये जो आपके मैप में दिख रहा है, इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यह जो है तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम साइड में देखेंगे तो अरब सागर है और पूर्व साइड में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। नीचे जाने पर क्या मिलता है आपको, हिंद महासागर मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, यह क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नदियों के बारे में उसके बहाव को लेकर भी एक प्रश्न आता रहता है कि बहाव उसका जो है पूर्व से पश्चिम हो रहा है या पश्चिम से पूरब हो रहा है। दूसरे भाव में कहें तो वह नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित कर रही है या बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही है। जो नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहेगी वह अपना जल कहाँ विसर्जित करेगी, अरब सागर में विसर्जित करेगी, और जो नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहेगी वह अपना जल कहाँ विसर्जित करेगी, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेगी। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यह जो बहाव का क्रम है यह भारत की भौगोलिक उच्चावच के कारण है, पहाड़ी क्षेत्रों के कारण है, ढलान के कारण है। तो मैंने आपको जब मैं शुरुआत कर रहा था नदी तंत्र, तो उसी समय जो है मैंने आपको एक जल विभाजक बना दिया था और बताया था कि इस जल विभाजक के इस तरफ पड़ने वाली नदियां जो है अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं और इसके दाहिने तरफ पड़ने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी पे अपना जल विसर्जित करती हैं। तो आइए प्रायद्वीपीय नदी में ही हम इस क्रम को देख लें। इस क्रम को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा जल विभाजक क्षेत्र था वो ऊपर से आते हुए कहीं ऐसे करके जो है इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है वो क्या हुआ था, हाँ, यहां से शुरू होकर के जो है वह इस तरीके से जल विभाजक जो है, आपने देखा था कि जल विभाजक इस तरीके से है, यानी इतने क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो यहाँ की जो नदियां हैं यह अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं, शेष नदियां कहाँ विसर्जित करती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, ठीक है ना। उसका कारण यह है क्योंकि जो है, मैं अगर इस क्रम को थोड़ा सा आपको और समझा पाऊँ, उसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक को जो है कहा जाता है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ऐसे जो है जा करके कुछ इस तरह से यहाँ तक जो है विंध्य पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। उसके बाद जो है विंध्य के ठीक समानांतर कह लीजिए आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है फैला हुआ है। तो ये हो गया विंध्य पर्वत श्रेणी, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इधर जो है एक पर्वत श्रेणी पड़ती है उसको बोलते हैं मैकाल। क्या बोलते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी बोलते हैं। अब हम आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ इस क्षेत्र से जो बहने वाली नदी है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, किसके किसके, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली जो नदी है उसको अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक यह स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं अमरकंटक। क्या बोलते हैं, अमरकंटक बोलते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है, इस
इस क्षेत्र से चारों दिशाओं में जो है नदियां बहती हैं, क्योंकि यह जो है भौगोलिक रूप से ऊंचा उठा हुआ है। तो इसके इधर क्षेत्र में इस तरफ नदियां बहती हैं, इधर क्षेत्र में इस तरफ नदियां बहती हैं, और आप ऊपर चले आएंगे उत्तर की तरफ तो उस तरफ नदियां बहती हैं। तो ये कह लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां नदियों का बहाव अरीय है, अरीय का मतलब होता है जैसे यह स्थान है, इससे कोई नदी इधर बह रही है इस दिशा में, कोई नदी जो है इस दिशा में बह रही है, कोई नदी इस दिशा में बह रही है, तो ये जो क्रम होता है बहने का, इसको बोलते हैं डेंड्रियल या अरीय। मतलब चारों दिशाओं में जो नदियां बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नदियों के पैटर्न को क्या कहते हैं, अरीय कहते हैं। तो ये जो अमरकंटक का क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों के बीच से, संगमरमर के पहाड़ियों के बीच से जो है महाखंड का निर्माण करते हुए आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह मध्य प्रदेश से होते हुए फिर मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा में जाकर के फिर धीरे धीरे भड़ौज के निकट यह अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है ना। यह जो है नर्मदा नदी आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि प्रायद्वीपीय तंत्र का सबसे बड़ा वह नदी तंत्र है जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करता है। अरब सागर में विसर्जित करने का मतलब इसके बहाव की दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह होता है वह होता है पूरब से पश्चिम की तरफ, और यह अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अपना जल विसर्जित करती है अरब सागर में। ठीक, निकलती कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है। ठीक है ना। और भड़ौज के नजदीक जाकर के यह धीरे धीरे करके भड़ौज के दक्षिण में जो है जाकर के यह अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है ना। इसको कह लीजिए कि यहाँ खंबात की खाड़ी वगैरह भी है, तो अरब सागर तो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना। इसका बहाव कैसा है? इसका बहाव पूरब से पश्चिम की तरफ है। प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे बड़ी ऐसी नदी है जिसका बहाव क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण नदी है वह है तापी। तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। ठीक है ना। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। और यह जो है बैतूल जिले से निकलते हुए कुछ दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमा बनाती हुई फिर धीरे 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 करके इधर जो है सूरत के निकट से जो है होकर के और फिर कहाँ चली जाती है? अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। यानी तापी का दूसरा नाम ताप्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापी या ताप्ती। ठीक है ना। तो ताप्ती नदी का भी बहाव कैसा है? ताप्ती नदी का भी बहाव है पूरब से पश्चिम। ताप्ती नदी भी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है ना। उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। ठीक है ना। दोनों नदियां आप ध्यान देंगे तो दोनों नदियां एक पर्वत श्रेणी है विंध्य। ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, और ये जो पर्वत श्रेणी दिख रही है इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। तो दोनों नदियां जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के निकलती हैं। ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? इसको बोलते हैं मैकाल। विंध्य, सतपुड़ा और मैकाल। और इसके राजस्थान में जो एक और पर्वत तंत्र है इसको क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत तंत्र। ठीक है ना। पर्वत तंत्र में ये जो पर्वत तंत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इधर का जो पर्वत श्रेणी है इन सब पर्वत श्रेणियों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक ना। तो पश्चिमी घाट के इस तरफ से जो भी नदियां निकलती हैं इनका बहाव किधर रहता है? इस तरफ रहता है। इस तरफ कहने का मतलब पूरब की तरफ रहता है, क्योंकि ये जो पूर्वी घाट भी है ये भी काफ़ी मतलब कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, तो इसमें से होकर के ढेर सारी नदियां जो है बहती रहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो नर्मदा और तापी के बाद जो महत्वपूर्ण नदी आती है वो महत्वपूर्ण नदी अगर हम देखें तो पाएंगे कि वह महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की बहुत बड़ी नदी है और कह लीजिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नासिक में जो कुंभ लगता है किस नदी के किनारे लगता है, तो आप बताते हैं नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक है ना। तो
तो गोदावरी नदी का जो उद्भव है वह कहाँ है? महाराष्ट्र का नासिक जिला है। नासिक जिले से निकल करके आप देखेंगे तो इसका जो बहाव है यह किस तरफ है? यह है पश्चिम से पूरब की तरफ है। किस तरफ है? पश्चिम से पूरब की तरफ जो है इसका बहाव है, ठीक है ना। तो ये इसके बहाव का तंत्र है। किसके बहाव का तंत्र है? यह बहाव का तंत्र है गोदावरी नदी का बहाव का तंत्र है, ठीक है ना। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? महाराष्ट्र का नासिक जिला है। उद्गम स्रोत क्या है? महाराष्ट्र का नासिक जिला है। और कई नदियों से यह मिलते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है ना। इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वह है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक सहायक नदियां जो है इसकी मैप ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि एक सहायक नदी जो इसकी है वह है वेनगंगा। कौन सी सहायक नदी? ये इसमें देख लीजिए आप, नासिक जिले से जो है निकल करके यह पश्चिम से पूरब की दिशा में बहते हुए और एटलीस्ट जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है ना। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसीलिए इसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं वेनगंगा। वेनगंगा भी जो है आप देखेंगे तो सतपुड़ा पहाड़, सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणियों के नजदीक से ही निकल करके यहाँ से होकर के इसकी सहायक नदी के रूप में इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो यानी वेनगंगा क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, दोनों क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। इंद्रावती हो गई, इंद्रावती भी क्या है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है ना। अब अगली जो नदी है वह है नदी, महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की, उसको हम बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा का जो उद्गम क्षेत्र है वह आप देखेंगे तो यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणियों से निकलती है। किससे? सह्याद्री पर्वत श्रेणियों से निकलती है और शुरू में इसका बहाव होता है दक्षिण की तरफ, फिर यह दक्षिण से जो है होते 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 किधर दिशा में बहने लगती है? पूरब की दिशा में बहने लगती है और पूरब की दिशा से इसका बहाव होते होते लास्ट में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इस कृष्णा नदी का एक दो तीन जो है अन्य सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं भीमा। भीमा नदी जो है इसके बाएं तट पर मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दूसरी जो दाहिने तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है उसको बोलते हैं तुंगभद्रा। क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा। इस कृष्णा और इस तुंगभद्रा दोनों के क्षेत्र को जो है रायचूर दोआब बोलते हैं। और आप पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में पाएंगे कि इस सीट के लिए, इस स्थान के लिए कई राजवंशों ने बड़े युद्ध लड़े। किस? इस रायचूर दोआब के लिए, ठीक है ना। दोआब मतलब ऐसा क्षेत्र जहां दो नदियां बहती हो, उस पूरे क्षेत्र से होकर के दो नदियां बहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? दोआब। जैसे इस क्षेत्र को ऊपर उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गंगा यमुना का दोआब बोलते हैं। ऐसे ही ये जो रायचूर दोआब है, इस रायचूर दोआब को लेकर के प्राचीन समय में दक्षिण भारत के कई राजवंशों ने जो है अनेक युद्ध लड़े कि इस सीट पर जो है क्या करें? कब्जा पाया जा सके, ठीक है ना। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से जो है बहते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यहाँ इसकी जो है 3 धाराएं हो जाती हैं। विसर्जन से पहले जो है अपना जल प्रवाहित करने से पहले यह जो है 3 धाराओं में विभक्त हो जाती है और यहाँ कावेरी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? इसको बोलते हैं कावेरी डेल्टा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कावेरी डेल्टा बोलते हैं, ठीक। एक और नदी जो बच रही है वह है उड़ीसा से बहने वाली महानदी। महानदी जो है आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकल करके शुरू में उत्तर की दिशा में बहते हुए फिर धीरे धीरे करके पूरब की दिशा में बहते हुए और लास्ट में जाकर के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कुछ और नदियां हैं, उड़ीसा से ही एक नदी बहती है, ब्राह्मणी नदी है और सुवर्णरेखा नदी है। ये सब भी जो है कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है ना। तो एक बार जो है हम सारी नदियों का क्रम अच्छे से फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ये भी जान जाएंगे कि उत्तर से दक्षिण तक के क्रम में कौन सी नदी सबसे पहले पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम एक बार जो है क्रम से फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की दिशा में बहते हुए बंगाल की अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। तापी नदी
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल करके ये भी जो है अरब सागर में जल विसर्जित कर देती है। तो सबसे पहला जो स्थान आया ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम लें, कहाँ से क्रम लें? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब हो गया ऊपर से नीचे का जो क्रम ले मैप में, तो सबसे पहले कौन सी नदी पड़ रही है? सबसे पहले जो नदी पड़ रही है वह है नर्मदा। नर्मदा के बाद जो नदी पड़ रही है उसका नाम क्या है? तापी। ध्यान देंगे दोनों का बहाव क्या है? दोनों का बहाव इस तरफ है, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ है। उसके बाद तीसरी नदी आ रही है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्भव होता है नासिक जिले से, महाराष्ट्र के, और यह बहते हुए कहाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो तीसरी नदी का क्रम क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, सॉरी गोदावरी हो जाएगी। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोदावरी नदी। ठीक, इस नदी को क्या बोलते हैं? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्भव कहाँ होता है? नासिक जिले से होकर के जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। गोदावरी के बाद भीमा है, भीमा सहायक नदी है कृष्णा की। उसके बाद कृष्णा का आता है स्थान। कृष्णा जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। फिर तुंगभद्रा आती है, तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर आता है कावेरी। कावेरी को देखेंगे तो कावेरी जो है लास्ट में जाकर के 3 धाराओं में अपना जल विभक्त करती है। यानी ऊपर से नीचे का अगर हम क्रम देखें तो ये नर्मदा आ गया, फिर ताप्ती आ गया, फिर गोदावरी आ गया, फिर क्या आ गया? फिर आप कृष्णा ले लीजिए। भीमा और तुंगभद्रा को छोड़ दिए, क्योंकि भीमा और तुंगभद्रा क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और चौथी नदी कौन सी है? कावेरी। तो यह जो है 4-5 नदियां जो प्रायद्वीप भारत की है, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बहुत पूछा जाता है। इस क्रम को आप नोट कर लीजिएगा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है ना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जिसमें से नर्मदा और तापी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करने वाली 2 नदियां हैं। शेष जो नदियां दिख रही हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। ठीक है ना, तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको नदियों के क्रम में कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद, नमस्कार।